हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन जो हमने शुरू किया था, उसमें हमने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले जीएस पेपर 1 के मॉक टेस्ट का 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। पहला टाइप का क्वेश्चन जो था उसमें हमारे 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे। 15 अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका हमने 1 बाय 1 डिस्कशन किया। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखा, उसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर 60 वर्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप सब क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन आइडली इन 200 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, तो समझने वाली चीज में क्या है कि इस क्वेश्चन में तीसरा टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसमें हमें 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जिनका आंसर कितने वर्ड्स में करना है? 200 शब्दों में। 200 शब्दों में करना है, मतलब यहां पे आपको डिटेल्ड आंसर देना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, डिटेल्ड आंसर देना है। 200 शब्द वर्ड्स की शब्द सीमा है हमारे पास, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें जो हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो है 10 अंक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक समझने वाली चीज ये है कि टोटल इस सेक्शन के हमें 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है, लेकिन यहां पे हमें जो प्रश्न मिलते हैं इस सेक्शन में वो हमें मिलते हैं अथवा में, ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में मिलते हैं, मतलब कि जो एक क्वेश्चन होगा उसके हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर हमें करना होगा। तो ऐसे टोटल हमें संख्या में देखें तो 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से हमें 5 सॉल्व करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। और दूसरा, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें, क्योंकि 200 शब्दों में देना है, 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट हमारे पास है, तो यहां पे हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट बनाने की। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसकी डिमांड समझेंगे कि उसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद उसका एक पूरा बॉडी बनाएंगे कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा, उसका जो मेन बॉडी पार्ट क्या होगा, उसका कंक्लूजन में क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका पूरा एक फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद इसकी आंसर राइटिंग हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 शब्दों की वर्ड लिमिट यहां पर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और ज्यादा हमें तब समझ में आएगा जब हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अपने मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे, तो हम उसके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे कि ऐसे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनके साथ हमें कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन 3.1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है और उसके सब पार्ट्स हमें मिले हैं, उप प्रश्न हमें मिले हैं। तो उसमें से पहला उप प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3.1। ठीक है, अब 3.1 में भी हम समझेंगे कि
ठीक है। 3.1 में भी हमें देखेंगे कि यहां हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन, और अगली स्लाइड में अगर मैं जाकर आपको दिखाऊं तो अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अथवा या और में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3.1 के अंतर्गत आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, दो क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपकी जिस भी आंसर को लेके, जिस भी प्रश्न के उत्तर को लेके बेटर अप्रोच है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ओवरऑल संख्या में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन होगा आंसर करने के लिए दो क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 का जो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन का, उसे पढ़ते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें। एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कीवर्ड्स क्या है हमारे पास? वैदिक काल, ठीक है, सामाजिक जीवन, उसकी विशेषताएं, उसको हमें एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, जांच करनी है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमारे पास क्या हो गए हैं? वैदिक काल, सबसे पहली चीज कि हम किस चीज की या किस टाइम पीरियड की बात करेंगे अपने इस आंसर में? वैदिक काल की। ठीक है, अब वैदिक काल में भी जो अलग अलग आयाम हैं, वैदिक काल में भी जो अलग अलग चीजें हैं, मान लो वैदिक काल का प्रशासन हो गया, या अर्थव्यवस्था हो गई, या संस्कृति हो गई, या समाज हो गया, तो उसमें से भी हमें जो समाज वाला पार्ट है, सामाजिक जीवन वाला पार्ट है, उसे डिस्कस करना है। ठीक है, ओवरऑल पूरे सारे डायमेंशन हमें यह डिस्कस नहीं करने हैं, केवल वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, समाज है, उसके बारे में हमें अपने क्वेश्चन में, आंसर में बात करनी है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उसे हमें अपने आंसर में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो ये तो हमने क्वेश्चन समझा कि वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, और वैदिक काल के भी पर्टिकुलरली सामाजिक जीवन की हमें यहां पर बात करनी है। अब 200 शब्दों में हमें क्या करना है? यहां पे 200 शब्दों में हमें वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। लेकिन अगर हम जब आंसर लिख रहे हैं तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अगर हमें आंसर लिखना है, तो सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करना पड़ेगा एक इंट्रो पार्ट से। ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से, परिचय। भाई आंसर जब हम लिखेंगे, हम वैदिक का, हम एक किसी काल, समय काल के सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं जो कि है वैदिक काल, तो हमें पहले बताना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में कि वैदिक काल क्या है, वैदिक काल में कौन सा टाइम आता है, कौन सा टाइम पीरियड आता है, कैसे पता चलता है हमें उसके बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट इंट्रो हमें एक देना पड़ेगा वैदिक काल के बारे में। उसके बाद ये तो इंट्रो आ गया, फिर उसके बाद हम अपना मेन बॉडी, जो मेन जो पार्ट है अपने आंसर का, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें हमें सिंपली वैदिक कालीन जीवन की, वैदिक काल की जो सामाजिक जीवन की विशेषताएं हैं, जो उसके अलग अलग डायमेंशंस है, आयाम है, उनको डिस्क्राइब कर देना है एक एक करके। ठीक है, वैदिक काल के जो जीवन के अलग अलग आयाम है सामाजिक जीवन के, उनको हमें डिस्क्राइब यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और लास्ट में हमें एक छोटा सा कंक्लूजन का पार्ट इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंपली वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पूछा गया है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के फीचर्स क्या थे, तो यहां हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के, जिसमें हम इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन डाल देंगे, और इसका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अब हम समझेंगे अपने आंसर में एक छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, परिचय, कि वैदिक काल कौन सा काल है। तो बेसिकली वैदिक काल में हम शामिल करते हैं वैदिक काल में
1500 से लेकर 600 बीसी या कहे ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 600 बीसी ईसा पूर्व का जो काल है वो हमारा वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में आता है, वैदिक पीरियड के अंतर्गत आता है। और इस काल के बारे में हमें जो मेजरली जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमारे स्रोत रहे हैं जानकारी प्राप्त करने के, वो मुख्यतः साहित्यिक स्रोत रहे हैं, साहित्यिक स्रोत रहे हैं। और उसमें से भी प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वेद। वैदिक काल के बारे में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। 4 प्रमुख वेद है, सभी को ये चीज पता होगी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रमुख वेद। इसके अलावा भी कई सारे वैदिक कालीन ग्रंथ हैं जिनसे हमें वैदिक वैदिक काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, स्मृतियां, सूत्र ग्रंथ। तो बहुत लंबी एक लिस्ट है वैदिक कालीन ग्रंथों की, जो कि साहित्यिक स्रोत है किसके बारे में? वैदिक पीरियड के बारे में, जो हमें वैदिक काल के बारे में बताते हैं। और वैदिक काल को, पूरे वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल, मतलब जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उसके बाद वाला उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये तो हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि वैदिक काल एक्चुअली है क्या, उसका टाइम पीरियड कौन सा था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल आता है वैदिक काल के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोतों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य साहित्यिक स्रोत है वेद, 4 वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद अपना ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृतियां, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ, सूत्र साहित्य, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगली चीज क्या आएगी, क्योंकि हमें मुख्य रूप से आंसर पूरा वैदिक काल के बारे में नहीं देना, हमें मुख्य बात करनी है अपना हमारे क्वेश्चन में वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में, कि सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएं थी। क्योंकि देखिए वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं कि भैया वैदिक काल के अंदर जो सामाजिक प्रशासन जो है वैदिक काल में, प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, शासन कौन चलाता था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सबसे ज्यादा जो पैसा जो स्टेट में या राज्य में आता था वो कहां से आता था, ठीक है, व्यापार करते थे या वो खेती करते थे, ठीक है, संस्कृति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। तो बहुत सारे डायमेंशंस है हमारे पास वैदिक काल के बारे में। जिस आयाम के बारे में, जिस डायमेंशन के बारे में हमें यहाँ पर आंसर में बात करनी है वो है सामाजिक जीवन। तो अपने आंसर में हम यहाँ पर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे कि समाज कैसा था। ठीक है, तो जो मेन पार्ट हमारा आ जाएगा वो आएगा समाज वाला, कि समाज कैसा था। तो अगर वैदिक कालीन समाज की हम बात करें, या सिर्फ वैदिक कालीन ही नहीं, किसी भी अगर समाज की अगर हम बात करें, तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो समाज का हिस्सा है। और अगर हम किसी भी चीज के किसी भी काल के समाज की बात कर रहे हैं तो हम उन पर्टिकुलर मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या आ गया? वर्ण व्यवस्था। अगर हम वैदिककालीन समाज की बात करेंगे तो हम वर्ण व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, थी नहीं थी, कैसी थी उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था। दूसरा, परिवार कैसे थे उस टाइम पे, क्योंकि परिवार समाज का हिस्सा होते हैं, पारिवारिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। तीसरा, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी। महिलाओं की किसी भी समाज के बारे में अगर हमें जानना है तो ये एक मुख्य बिंदु होता है जानने के लिए कि उस समाज की महिलाओं की कैसी स्थिति है। ठीक है, दास प्रथा अगर थी तो कैसी थी या नहीं थी, और अगर थी तो कैसी थी। ठीक है, और
नॉर्मल जो चीजें होती है जैसे भोजन हो गया, ठीक है, मनोरंजन हो गया, तो ऐसी जो बेसिक चीजें हैं वो कैसी थी। शिक्षा, शिक्षा के बारे में भी अगर हमें कोई जानकारी है तो उससे संबंधित पॉइंट्स भी हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ फिक्स डायमेंशंस होते हैं जब हम किसी भी समाज के बारे में बात करते हैं डिस्कस करने के लिए। तो यही चीज हम करेंगे हमारे आंसर को लेके कि वैदिक कालीन समाज की जब हम बात करेंगे तो एक एक करके कुछ जो मुख्य बिंदु है उन्हें हम वैदिक कालीन समाज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहली चीज से, वर्ण व्यवस्था। वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। पूरा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन वैदिक काल तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी, कठोर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जातिवाद, छुआछूत ऐसी चीजें नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था कैसे डिसाइड होती थी कि जो व्यक्ति जैसा काम करता था, जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसे उसी वर्ण का माना जाता था। मतलब बेसिकली कर्म आधारित होती थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी कि कोई अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ग में माना जाएगा, कोई युद्ध का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार वाणिज्य में इन्वॉल्व है तो वो वैश्य माना जाएगा। तो जो पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, तो जो जैसा काम करता था वो उसे वैसा ही माना जाता था। वैदिक काल में ये चीज भी पॉसिबल थी कि एक ही घर में रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग वर्णों का काम करते हो सकता है एक घर में रहने वाले जो पिता है वो ब्राह्मण का काम करते हो, अध्ययन अध्यापन का काम करते हो, या पुत्र है तो वो किसी व्यवसाय व्यापार का काम करता हो। तो ऐसा पॉसिबल था कि एक ही घर में अलग अलग वर्णों का काम करने वाले लोग रहते थे। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी और कर्म पर आधारित थी, जातिवाद छुआछूत जैसी चीज नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदलता गया और वो कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई। इस टाइम पे जन्म पर आधारित नहीं थी, काम पर आधारित थी। बाद में जन्म पर आधारित हो गई कि जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया वो उस वर्ण से बिलोंग करता है, उसी हिसाब से फिर छुआछूत, जातिवाद, ये चीजें धीरे धीरे आगे चल के डेवलप होती रही, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी उस टाइम के समाज में। दूसरा, परिवार की बात कर लेते हैं। तो परिवार कैसे थे? पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक, ठीक है, संयुक्त परिवार, ठीक है, पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार होते थे। कि जो परिवार का मुखिया था वो कौन होता था? परिवार का मुखिया, जो परिवार का सबसे बड़ा जो सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी कि जो फैमिली का हेड है वो पुरुष होता था। और संयुक्त परिवार होते थे, मतलब बड़े परिवार होते थे जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब सारे जो लोग होते थे एक परिवार के, सारे मिलके एक साथ रहते थे। तो जो वैदिक कालीन सामाजिक मतलब परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और परिवार का मुखिया उसमें पुरुष होता था, जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था। और आगे चल के उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसके सबसे जो उसका पुत्र है उसे बनाया जाता था, ठीक है। तो परिवार में पुत्र का महत्व था, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, उसे अच्छे स्तर पे माना जा सकता है। भले ही समाज पुरुष प्रधान था, समाज पुरुष प्रधान था,
परिवार पुरुष प्रधान था, लेकिन आगे आने वाले समय के कंपैरिजन में देखें तो वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उन्हें शिक्षा मिलती थी। कई विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई, जैसे लोपामुद्रा, ठीक है, पाला। कई विदुषी स्त्रियां इस काल में हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज, वैदिक काल तक जो निर्णय निर्माण संस्थाएं थी, वैदिक काल में कुछ निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत, वैदिक कालीन प्रशासन में कुछ जो निर्णय लिए जाते थे वो इन संस्थाओं के माध्यम से लिए जाते थे, सभा, समिति, विदत। उनमें स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। इन संस्थाओं में वैदिक काल में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी थी आगे आने वाले समय में। ठीक है, दास प्रथा की बात कर लेते हैं। दास प्रथा विद्यमान थी, दास प्रथा विद्यमान थी, लेकिन दासों की स्थिति काफी सही थी। दासों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें परिवार के जैसे ही ट्रीट किया जाता था, और मुख्य रूप से जो घरेलू काम है, घर के काम है, घरेलू कार्यों में उनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक रूप से दी जाती थी, मतलब वर्बली दी जाती थी। बोलकर से जो गुरु होता था बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान देता था और सुनकर उनके शिष्य उसे ग्रहण करते थे। ठीक है, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और मुख्य रूप से आश्रमों में दी जाती थी, मतलब शिष्यों को अपना घर छोड़कर आश्रम में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। ठीक है, अगला अगर भोजन वगैरह की बात करें अगर हम थोड़ी तो भोजन में मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। उस काल के लोग मांस भी खाते थे और जो वेजिटेरियन फूड है वो भी खाते थे। दोनों तरह के लोग थे, लेकिन एक चीज है कि गाय का मांस वर्जित था, गाय का मांस खाना वर्जित था। ठीक है, गाय को पवित्र माना जाता था, गाय का मांस खाना वर्जित था। एक्चुअली क्या है कि जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल में गाय का एक अलग स्थान है, गाय को एक अलग स्तर का महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उसी हिसाब से संपन्न माना जाता था। गाय के लिए युद्ध भी होते थे, मोस्टली वैदिक काल में जो युद्ध हुए वो गायों के लिए होते थे। इसीलिए वैदिक ऋग्वेद में एक शब्द मिला है गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध, गविष्टि। ठीक है, युद्ध के लिए जो शब्द मिला है वो मिला है गविष्टि। ठीक है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक काल में गायों का अपना एक महत्व था और गायों को पवित्र माना जाता था। और अगर खाने की बात करें तो मांसाहार चलता था, लेकिन गाय का मांस खाना वर्जित था। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए जो हमने अपना आंसर के लिए डिस्कस कर लिए कि पॉइंट्स में हम एक एक चीज बता सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, परिवार कैसा था, स्त्रियां कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, दास प्रथा कैसी थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जीवन सरल था, सरल ग्रामीण जीवन था जो मुख्यतः कृषि पर आधारित था। ठीक है, तो वैदिक कालीन जो जीवन था सरल जीवन था, ग्रामीण जीवन था, लोग गांव में निवास करते थे। ठीक है, और मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था, मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, कृषि भी नहीं, मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया, जिसमें हमने इंट्रो पार्ट में बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को एग्जामिन हमें करना है। तो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रो में हम बताएंगे कि वैदिक काल था कब, क्या था। फिर उसके बाद हम मेन बॉडी पार्ट में बताएंगे कि सामाजिक जीवन की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, कैसा था सामाजिक जीवन। और कंक्लूजन में हम एक
शॉर्ट शॉर्ट में 2 लाइन लिख देंगे, बता देंगे कि ओवरऑल वहां का जीवन कैसा था, सादा था, सिंपल था, गांव के लोग थे और पशुपालन पे, खेती पे, इन सब पे जिंदा रहते थे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन का डिस्कशन है ये पूरा होता है। एक क्वेश्चन हमने पूरा फ्रेम कर लिया है, उसका पूरा आंसर लिखना हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के शासनकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। डिस्कस द मेजर कल्चरल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भोज, किंग भोज। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन का है, अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 3.1 हम डील कर रहे हैं और 3.1 में हमें 2 ऑप्शंस मिले हैं क्वेश्चन के। ठीक है, पहला जो कि वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था और दूसरा राजा भोज के शासनकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित है। इसमें से एक का हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन है हम उसे डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डील कर लेते हैं कि राजा भोज के शासनकाल की जो कल्चरल अचीवमेंट्स थी वो कौन कौन सी थी। तो पहली चीज तो हमें इस क्वेश्चन में चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिस्कस करनी है मतलब सिंपली हमको चर्चा कर देनी है, वर्णन कर देना है किसका, जो राजा भोज थे उनके शासन में जो जो भी सांस्कृतिक विकास हुआ, जो जो भी कल्चरल विकास हुआ उसका हमें सीधा सीधा विवरण दे देना है। ठीक है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, बेसिक इंट्रो, मेन जो बॉडी है क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम जो मेन उसकी उपलब्धियां हैं, मुख्य मुख्य उपलब्धियां हैं वो मेंशन कर देंगे और एक शॉर्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर इंट्रो की हम बात करें, अगर इंट्रो की हम बात करें तो राजा भोज कौन थे, राजा भोज कौन थे, ये परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक थे। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे और इनका जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, वो मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में था। ठीक है, मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में था और इनकी राजधानी थी धार। ठीक है, इनकी राजधानी थी धार। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें लेकिन डिस्कस क्या करना है, हमें राजा भोज के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन हमें राजा भोज के शासनकाल का प्रशासन, अर्थव्यवस्था या अन्य चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। यहां हमें सिर्फ बताना है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कि सांस्कृतिक रूप से उनके शासनकाल में क्या क्या विकास हुए। ठीक है, तो मेन जो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें हम क्या 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 मेंशन करेंगे, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को मेंशन करना है। ठीक है, जो राजा भोज थे वो खुद एक कवि और दार्शनिक थे, खुद कवि और दार्शनिक थे और जो जो साहित्यिक विकास है या जो सांस्कृतिक विकास है उसको बहुत महत्व देते थे। इवन जो उदयपुर प्रशस्ति है, उदयपुर प्रशस्ति है, उसमें राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक विकास के रूप में जो राजा भोज का शासनकाल है वो कितना महत्वपूर्ण है। उदयपुर प्रशस्ति में उन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। उनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान निवास करते थे, कई लेखक, कवि और विद्वान, जिसमें कई मुख्य नाम जैसे धनपाल, कवि धनपाल, दामोदर मिश्र आदि शामिल है। वो उनके दरबार में रहते थे, उनको संरक्षण मिला हुआ था। इन विद्वानों ने दर्शन, गणित, संगीत आदि से संबंधित कई सारे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में राजा भोज एक बड़े संरक्षणकर्ता थे अपने काल में, अपने क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, कई सारी संरचनाएं बनाई, कई सारे संरचना के निर्माण को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, प्रमुख संरचना की अगर हम बात करें
भोज सर, पिछले डिस्कशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था, भोजताल का निर्माण भोपाल में, ठीक है। भोपाल में भोजताल का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया, ठीक है। उसके बाद भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया भोजपुर में। एक और मंदिर था त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका भी राजा भोज ने निर्माण करवाया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और भी कई सारे उदाहरण हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी, जो कि संस्कृति का एक हिस्सा है, राजा भोज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फरिश्ता मेंशन करता है कि राजा भोज हर वर्ष में 2 बार, राजा भोज हर वर्ष में 2 बार एक सामूहिक भोजन का आयोजन करता था, ठीक है, सामूहिक भोजन का आयोजन करता था। ऐसी जो एक्टिविटीज होती है वो सांस्कृतिक विकास में अलग योगदान देती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर साहित्य की बात करें या वास्तुकला की बात करें, तो राजा भोज का जो शासन काल था वो मालवा क्षेत्र के लिए एक उन्नति का काल था। मालवा क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके लिए उन्नति का काल था, उन्नति का काल था। इसीलिए राजा भोज के शासन काल को अगर सांस्कृतिक रूप से हम देखें तो मालवा क्षेत्र की संस्कृति के उत्थान का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, आंसर का कंक्लूजन दे सकते हैं कि इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मालवा क्षेत्र का जो सांस्कृतिक उत्थान था, जो शासन क्षेत्र था महाराजा भोज का, उसके सांस्कृतिक उत्थान का स्वर्ण युग कहा जा सकता है राजा भोज के शासन काल को, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए उनके काल के सांस्कृतिक विकास के मेन पॉइंट्स को ऐड करते हुए एक शॉर्ट कंक्लूजन लिखकर अपना पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, जो कि 200 वर्ड्स में हम अपना कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान देने वाले कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। Critically examine the factors that contributed to the decline of Buddhism in India, ठीक है। 3.2 का पहला क्वेश्चन है। 3.2 में जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, उसका पहला क्वेश्चन है, से पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म था उसका पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसका हमें मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक समझेंगे इस क्वेश्चन के कि बौद्ध धर्म क्या था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में नई विचारधारा का उदय हुआ, या धार्मिक विचारधारा हम बोल सकते हैं। क्यों हुआ? छठवीं शताब्दी तक आते आते जो वैदिक धर्म है, जिसकी शुरुआत हम मानते हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व से, उस वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। कैसे? स्टार्टिंग का वैदिक धर्म था एकदम सिंपल था, ठीक है, कोई मीडिएटर नहीं, ब्राह्मणवाद, जो पाखंडवाद है, कर्म कांड है, आडंबर है, वो सब उस हद तक नहीं थे, ठीक है।
लेकिन आगे धीरे धीरे चलते हुए वैदिक धर्म में कर्म कांडों ने, आडंबर ने, पाखंडवाद ने जगह बना ली। ठीक है, तो अब क्या हो गया था कि ब्राह्मण वर्ग ये बताने लगा था कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है, मीडिएटर का काम करेगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़े बड़े दान करना, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। तो जो वैदिक धर्म था वो आम लोगों के लिए फॉलो करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा आडंबरपूर्ण हो चुका था। तो उस टाइम पे लोगों को जरूरत थी एक सिंपल धर्म की, एकदम सरल धर्म की, सरल विचारधारा की, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक साधारण कनेक्शन, सिंपल वे में कनेक्शन डेवलप कर सके, कनेक्शन स्थापित कर सके। ठीक है, और उसी के उत्तर के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ नई विचारधाराएं जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। क्या बोलते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले? ये नहीं कहते थे कि आप बड़े बड़े यज्ञ करो, कोई आडंबर करो, बड़े बड़े दान करो, ठीक है, किसी तरह के ऐसे क्रियाकलाप करो, या फिर कोई मीडिएटर है आपके और ईश्वर के बीच में। इनका कहना था कि आप अपना जीवन सरल रखो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, अपने अपने कर्म है जो उनको अच्छे रखो। सिंपल थ्योरीज होती थी। तो आपके और ईश्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा, जो वैदिक धर्म में बड़े स्तर पर मूर्ति पूजा ने जगह बना ली थी, ठीक है, कि ईश्वर की मूर्तियों को अगर आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, वो सब इन धर्मों में नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा में नहीं था। एकदम सिंपल विचारधारा थी, एकदम सिंपल धर्म था कि आप सिंपल वे को, साधारण जीवन को और अच्छे काम को करते हुए भी ईश्वर के साथ अपना जो संबंध है, वो कनेक्शन है, वो डेवलप कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को ये इजी लगा, ये पाथ इजी लगा, आसान लगा, क्योंकि इसमें ऐसा बड़े बड़े आडंबर नहीं करने पड़ रहे थे। इसलिए 6वीं शताब्दी में ये विचारधाराएं काफी फेमस हुई। तो इसी में से एक थी बौद्ध धर्म की विचारधारा। बौद्ध धर्म में भी ये सारी बातें कही गई, हिंसा मत करो, गलत काम मत करो, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए, जीवन के 4 सत्य बताए, फिर अष्टांगिक मार्ग बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखिए, मध्यम मार्ग, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि ना तो आपको बहुत ज्यादा कोई कर्मकांड करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें की करने की जरूरत है, या ना आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल उसको फ्री छोड़ देने की जरूरत है। एक मध्यम मार्ग अपनाओ। और उस मध्यम मार्ग में बताया अष्टांगिक मार्ग। इसमें जो कुछ चीजें थी, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, सम्यक आचरण, कि आपका आचरण अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हो, ऐसा करके उन्होंने 8 चीजें बताई, जिसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग नाम दिया, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अपनी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बौद्ध धर्म की, क्योंकि हम अभी बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म की विचारधारा थी। ठीक है, काफी डेवलप हुआ, फला फूला, लोगों ने काफी फॉलो किया। बाद में बुद्ध के फॉलोअर्स काफी ज्यादा हो गए, बड़े स्तर पे इवन शासकों ने भी जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया। अशोक के बारे में आपने सुना होगा, कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा, बड़े स्तर, हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा। इन सारे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, पसंद किया। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। आगे चलकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, और ये लगभग खासकर भारत वाले एरिया से लगभग समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे ये भारत वाले जो क्षेत्र है उससे समाप्त हो गया। तो अब अपने क्वेश्चन में हमें डिस्कस क्या करना है, ये पतन क्यों हुआ। हमारे क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा गया है, वो पूछा गया है कि पतन हुआ क्यों, पतन के कारण क्या थे, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये जो सारी चीज हमने डिस्कस की, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है कि बौद्ध धर्म था क्या, क्यों शुरू हुआ, किसके जवाब में शुरू हुआ, उसके बाद फिर उसका जो पतन हुआ वो यहाँ पे हमें पॉइंटर्स के रूप में अपने आंसर में बताना है। ठीक है, क्लियर है। तो इंट्रो वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, इंट्रो वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया।
अब आगे बढ़ेंगे, मेन बॉडी पे आ जाते हैं अपने आंसर की। मेन बॉडी पे आ जाते हैं कि पतन क्यों हुआ, पतन के कारण क्या क्या थे, किन किन वजह से पतन हुआ। तो सबसे पहली चीज तो कह सकते हैं कि जो स्वरूप परिवर्तित हो गया समय के साथ, स्वरूप परिवर्तन हो गया, या ब्राह्मणवादी जो आडंबर थे उनसे समझौता हो गया। ठीक है, कि आगे चल के धीरे धीरे शुरू में तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब अपना ये बौद्ध धर्म की शुरुआत की तो इसको एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जो अन्य जो बौद्ध गुरु हुए, बोधिसत्व हुए, या फिर अन्य बौद्ध भिक्षु हुए, उन्होंने क्या किया, मठ बने बड़े स्तर पर, मठों में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि जो मेन कॉन्सेप्ट था बौद्ध धर्म का उसे भूल गए और विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जब राजाओं ने उनको संरक्षण देना शुरू किया बौद्ध धर्म को, तो बड़ी मात्रा में उनको धन दान में देते थे, दर्जा दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। तो धीरे धीरे वो चीज उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट करी, और जिस चीज का सामना करने के लिए बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, जिस वैदिक धर्म की जिन बुराइयों का सामना करने के लिए बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, आगे चल के बौद्ध मठों में वो सारी बुराइयां शामिल हो गई। वो खुद विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, वो खुद आडंबर करने लगे, वो खुद ये जताने लगे कि हम सर्वोपरि हैं, हमें फॉलो करो, आप डायरेक्टली ईश्वर से मिल जाओगे। तो बेसिकली वो खुद ही भगवान बनकर बैठ गए। ठीक है, तो जो बेसिक स्वरूप था बौद्ध धर्म का वो पूरा परिवर्तित हो गया, वो पूरा समय के साथ चेंज हो गया। तो जिसके खिलाफ इसकी शुरुआत हुई थी वही बुराइयां इस बौद्ध धर्म में धीरे धीरे आ गई। तो जिस कारण से लोगों ने इसको सपोर्ट करना, फॉलो करना शुरू किया था, धीरे धीरे लोगों का मन उससे पीछे हटने लगा। तो लोगों का मोटिवेशन कम हुआ बौद्ध धर्म को लेकर। ये एक कारण है इसके स्वरूप परिवर्तन होने के कारण कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म डिक्लाइन की ओर, पतन की ओर अग्रसर होने लगा। ठीक है, दूसरा विभाजन, दो शाखाओं में। ठीक है, हीनयान और महायान। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म एक ही था, कोई शाखाएं नहीं थी, कोई विभाजन नहीं था, सारे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनकी विचारधारा एक जैसी थी। लेकिन धीरे धीरे दो तरह के माइंडसेट के लोग डेवलप होने लगे। एक जो मानते थे कि जिस स्वरूप में बौद्ध धर्म शुरू हुआ है, जैसे वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, ठीक है, ईश्वर और व्यक्ति के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते थे, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो जो एक विचारधारा के लोग थे वो बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको ही फॉलो करना, कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन वही दूसरे कुछ विचारधारा के लोग हुए जिन्होंने क्या किया कि खुद को एक मीडिएटर के रूप में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का सपोर्ट किया कि बोधिसत्व है, महात्मा बुद्ध है, उनकी मूर्तियां बना के पूजी जानी चाहिए। अगर आप जो ये अष्टांगिक मार्ग है इनको फॉलो नहीं करना चाहते, तो अगर आप डायरेक्टली महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो बेसिक चीज थी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उसके ही उल्टा जाकर इन्होंने वो चीज शुरू की कि जहां मूर्ति पूजा के खिलाफ बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, मूर्ति पूजा को मना किया गया था बौद्ध धर्म में, बाद में महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां बनाकर पूजी जाने लगी। तो ये जो दो विचारधारा के लोग थे वो थे हीनयान और महायान। हीनयान ने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जारी रखना चाहा, और महायान ने महात्मा बुद्ध को एज ए भगवान प्रेजेंट करके उनकी मूर्तियां बना के और डायरेक्टली अगर उनको पूजा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन सारी विचारधाराओं को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो इसी वजह से कनिष्क के काल में जो ये दो विचारधारा के लोग थे दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान। ठीक है, तो जब कोई चीज बट जाएगी तो कमजोर होना तो स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति का नेचर है। जब भी कोई चीज अगर इकट्ठा है, एकजुट है, तो हमेशा शक्तिशाली रहेगी, ज्यादा पावरफुल रहेगी। अगर बट गई तो कमजोर हो गई, अगर कमजोर हो गई तो उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि धीरे धीरे लोग डाइवर्ट हो गए, लोग समझ नहीं पाए किस बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाए, कौन सा सही है। तो इसलिए धीरे धीरे ये पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ यहीं पे डिवीजन हुआ, हीनयान और महायान बने।
और भी कई सारी शाखाएं बनने लगी, बटने लगी अलग अलग तरीके से। इसमें से जैसे एक हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वज्रयान। वज्रयान वाले एक कदम और आगे थे उसमें, उस मामले में। वज्रयान बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा है जो तंत्र विद्या को मानती है, तांत्रिक साधना। मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं वज्रयान के जो अनुयायी होते हैं। तो बेसिकली बात शुरू हुई थी, बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ था तो वो सरल, महात्मा बुद्ध ने सिंपल जो सिद्धांत थे, सरल जो सिद्धांत थे, उनको फॉलो करने की बात की थी। और आगे चलते चलते वज्रयान तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब ऐसा वज्रयान ऐसा एक शाखा बन गई थी जिसमें तंत्र विद्या को फॉलो किया जा रहा था कि तंत्र विद्या से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी, इसने भी नकारात्मक प्रभाव डाला। भाई लोगों ने क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म को? इसलिए तो क्योंकि सिंपल है, इसलिए तो कोई आडंबर नहीं है, फॉलो करना बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक से सिंपल से रूल है। लेकिन आगे चल के वो सारे रूल्स चेंज हो गए, तो इस वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बौद्ध धर्म से कम होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, वैदिक धर्म में बुराइयां थी, वैदिक धर्म में बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, आडंबर उत्पन्न हो गया था, तो उसके खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन जो वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले ब्राह्मण थे, तो उनको भी ये चीज फील हुई कि अब अगर हमें लोगों को कनेक्टेड रखना है अपने धर्म से, तो अब हमें अपनी जो भी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से ये नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, और इन नई विचारधाराओं में जो सिंप्लिसिटी है, जो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग इनको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, वो हमारे धर्म में लानी पड़ेगी, वैदिक धर्म में शामिल करनी पड़ेगी, तभी हम अपने अनुयायियों को वापस ला सकते हैं। वरना ऐसे तो धीरे धीरे हमारा वैदिक धर्म जो है वो कमजोर होता होता समाप्त हो जाएगा। तो कई सुधारक हुए, जैसे कि शंकराचार्य। तो ये इस तरीके के जो वैदिक कालीन सुधारक थे, इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया वैदिक धर्म में। अब उधर तो देखो, उधर तो बौद्ध धर्म है वो खराब हो रहा है, उसमें नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, जो बुराइयां थी जिनके खिलाफ वो शुरू हुआ था वो शामिल होती जा रही है। इधर वैदिक कालीन जो धर्म है, धार्मिक सुधारक है, वो उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म कांडों को, अंधविश्वास, आडंबर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग वापस से उसकी तरफ जाएंगे, वापस उसको फॉलो करना कोशिश करेंगे। और अगर फिर लोग वापस बौद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो बौद्ध धर्म का कमजोर होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये जो सुधारक जो गतिविधियां थी वैदिक धर्म में, इन्होंने भी योगदान दिया किसमें? बौद्ध धर्म के पतन में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स थे समय के साथ साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। और इसी के साथ अंततः बाद में जैसे ही तुर्की आक्रमणकारी आए, जैसे ही तुर्की आक्रमणकारी भारत में आए, तो उन्होंने सीधा मठों पे अटैक किया, क्योंकि बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, बड़े स्तर पर दान मिलता था। जो बौद्ध मठ थे, अतुल्य संपत्ति भरी पड़ी थी उनके अंदर, बहुत पैसा था। और तुर्की आक्रमणकारियों की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पैसा। उनको जहां धन मिलता है, चाहे वो मठ हो, चाहे वो मंदिर हो, वहां आक्रमण करते और वहां लूट मचाते थे। तो इसीलिए तुर्की आक्रमणकारियों ने मठों को निशाना बनाया बड़े स्तर पर, जब उन्होंने भारत में आक्रमण किए और लूटपाट की, और साथ में बड़े स्तर पर जो बौद्ध भिक्षु है उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको, उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको समाप्त किया। तो ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, तो वो फाइनल उसके ऊपर वार वाली चीज हो गई कि उसके बाद धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म काफी हद तक खत्म हो गया। आज भी आप देखेंगे तो उस लेवल पर हमें बौद्ध धर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देके बौद्ध धर्म के बारे में, क्यों शुरू हुआ, क्यों फेमस हुआ, क्या कारण थे, फिर अब उस मेन चीज जो हमें बताने है वो पतन के कारण बताने हैं। तो एक एक पॉइंट करके, पॉइंट्स में देखिए हम लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बजाएगी चीजों को मिक्सअप करने के। हम क्लियरली एक एक पॉइंट करेंगे, हमारा आंसर लिखते टाइम हमारे माइंड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि सपोज हमसे पूछा पतन के कारण, तो दिमाग में वो पॉइंट्स हमारे पहले बन जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो
और इक्वली साथ साथ में आप पैरेलली लिखते जा रहे हो, नहीं, पहले ही माइंड में एक फ्रेम बना लो कि हमें 5 पॉइंट लिखने हैं अपने आंसर में, ये पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है, चौथा ये लिखना है, और इसमें हमें ये सारी डिटेल्स डालनी है, ताकि लिखते टाइम आपको ऐसा बार बार काटना ना पड़े कि एक लिख दिया कि नहीं नहीं ये गलत लिख दिया, इसके बाद ये नहीं आना चाहिए। तो एक पूरा फ्लो बना लो अपने माइंड में पॉइंटर्स का कि पहला पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट उससे कनेक्टेड है या नहीं है, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, चौथा पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, प्लस कंक्लूजन प्लस इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो दूसरा ऑप्शन है, हम जिसको लिख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली की विशेषताओं और प्रभाव का परीक्षण करें। एग्जामिन द फीचर्स एंड इंपैक्ट ऑफ द महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है भू राजस्व प्रणाली के बारे में। कौन सी भू राजस्व प्रणाली के बारे, भू राजस्व प्रणाली मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन सी भू राजस्व प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली। अभी महालवाड़ी प्रणाली कब लागू की गई थी, तो ये भी बताया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो महालवाड़ी प्रणाली थी भू राजस्व की, उसकी मुख्य विशेषताएं मतलब वो क्या थी, कैसे थी, और उसका फिर प्रभाव क्या पड़ा, वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। ठीक है, उसको हमें एग्जामिन करना है कि क्या थी महालवाड़ी प्रणाली और उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। उसकी विशेषताएं बतानी है, क्या फीचर्स थे, कैसे थी महालवाड़ी का, क्या मतलब था, और दूसरा उसके प्रभाव क्या पड़े किसानों पे। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली क्या होती है कि क्या किसानों से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था, किस आधार पर, किस बेसिस पर वो वसूल किया जा रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की तो नीति ही थी ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूलना, ज्यादा से ज्यादा लगान लेना किसानों से, क्योंकि उनको यहाँ से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी थी। तो उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई जिसके माध्यम से उनकी कोशिश रहती थी कि किसानों से जितना ज्यादा भू राजस्व ले सकते हैं, लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं, उतना ज्यादा ले लें। ठीक है, उसी में से एक प्रणाली थी महालवाड़ी प्रणाली। और भी प्रणालियां थी जैसे जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है, और तीसरी थी महालवाड़ी प्रणाली, ठीक है, तो ये 3 प्रमुख प्रणालियां थी भू राजस्व किसानों से वसूलने की, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, जमींदारी में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो जमींदारों को मीडिएटर बनाते थे, मतलब जो किसानों की भूमि होती थी, किसानों के पास भूमि का हक नहीं होता था, किसान उस पर खेती करते थे, उसका कौन जो अधिकारी वो माना जाता था, जमींदार। तो जमींदार किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करता था और उसे देता था अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से जो किसान है उनसे लगान या फिर भू राजस्व है जो वो वसूल करते थे। किसानों के ऊपर दोहरा भार था, जमींदार का भी था और अंग्रेजों का भी था। ठीक है, जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी, रैयत का मतलब होता है जनता। इस प्रणाली में क्या किया अंग्रेजों ने, किसान जमींदारों को मीडिएटर नहीं रखा, डायरेक्टली इन्होंने जो जनता थी उनसे डील की, लेकिन फिर भी भू राजस्व की जो दरें थी वो बहुत ज्यादा थी। इस वजह से इस प्रणाली में भी जनता का शोषण ही हुआ, इस प्रणाली में भी किसानों का शोषण ही हुआ। और तीसरी प्रणाली महालवाड़ी प्रणाली, जिसके बारे में अभी हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें अपना आंसर लिखना है, वो थी तीसरी महालवाड़ी प्रणाली। इसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे आंसर का पार्ट है। क्या थी महालवाड़ी प्रणाली, तो सबसे पहली चीज कि महालवाड़ी प्रणाली को शुरुआती दौर में लागू किया गया लगभग 1822 ईस्वी में मैकेंजी द्वारा। कौन से क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे पहले महालवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व की इकट्ठा करने की प्रणाली को लागू किया गया।
अब थी क्या महलवाड़ी प्रणाली, तो इसमें अंग्रेज क्या करते थे कि जो किसानों के क्षेत्र थे, भूमि थी, उनको महल में बांट देते थे। ठीक है, महल में डिवाइड कर देते थे। तो अब ऐसे मान लो कि एक महल में मल्टीपल गांव आते थे, कई सारे गांव आ सकते थे, 2 3 4 गांव आ सकते थे, कि 4 गांव को इकट्ठा करके एक महल बना दिया, 5 गांव को इकट्ठा करके एक महल बना दिया। तो ऐसे कई सारे महल बना दिए अंग्रेजों ने। ठीक है, डिवाइड कर दिया कि ये एक महल है, ये दूसरा महल है, ये तीसरा महल है। ठीक है, और पूरे महल से एक साथ राजस्व इकट्ठा करते थे, पूरे महल से एक साथ राजस्व इकट्ठा करते थे। और उत्तरदायी कौन होता था वो राजस्व देने के लिए? वो होता था महल का मुखिया। गांव में सरपंच होते हैं ना, मुखिया। तो अब इन्होंने यहाँ क्या किया, जमींदार नहीं रखा, ऐसा नहीं किया कि जमींदार के पास भूमि है, जो गांव का मुखिया होता था ना, उसको बना दिया हेड, कि वो उसकी ड्यूटी होगी कि जो महल है उसका, उसके अंडर जो गांव आ रहे हैं उनसे राजस्व इकट्ठा करके वो अंग्रेजों को दे दे। ठीक है, अंग्रेजों को राजस्व इकट्ठा करके दे दे। तो ये पूरी प्रणाली थी महल, तो इसीलिए महलों में डिवाइड करके बनाया गया था इस प्रणाली को, तो इसको इसीलिए महलवाड़ी प्रणाली कहा गया। ठीक है, इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या इंपैक्ट हुआ, तो देखिए, एक तो कर की जो दरें थी बहुत ज्यादा थी, मतलब लगभग 66% तक भी जो अंग्रेज थे वो कर लगा देते थे किसानों पे। तो इतने बड़ी मात्रा में अगर कर लगाया जाएगा तो किसानों के पास बचेगा क्या? क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हो, कोई किसान खेती कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी खेती में। अगर 100% उसका पूरा है फसल, तो उसमें से जो उसने कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर वो पैसा भी निकलेगा। और उसके बाद 66% अगर अंग्रेजों को भू राजस्व दे दिया जाएगा तो उसके खुद के पास क्या बचेगा? और ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी फसल पूरे तरीके से हो सकता है अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कुछ भी जो है सरकमस्टांसेस हो सकती है। तो उस हिसाब से किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि कर की दरें बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, और जो महल का मुखिया होता था उसके ऊपर प्रेशर होता था अंग्रेजों के साइड से, क्या बोलते हैं, कर इकट्ठा करने का, भू राजस्व इकट्ठा करने का। तो उसका दबाव भी था किसानों के ऊपर। अगर किसान नहीं देते थे, अगर अपना क्या बोलते हैं भू राजस्व, तो उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। अगर कोई महल का मुखिया अगर नहीं कैपेबल है राजस्व इकट्ठा करने में, तो उसकी जमीन से छीन के किसी और को दे दी जाती थी, कि अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कोई दूसरा देगा। किसानों की जमीन उनसे छीन ली जाती थी। तो अगर जमीन छीन ली तो किसान खाएगा क्या? तो ये भी एक कारण था कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक जो प्रभाव है इस प्रणाली का पड़ा। तो इन सारे कारणों की वजह से, भू राजस्व बहुत ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से किसानों के पास कुछ नहीं बचा इतनी बड़ी मात्रा में। अगर नहीं बचा, फसल खराब हो गई, तो वो कर दे नहीं पा रहे हैं, भू राजस्व दे नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जमीनें छीन ली गई। इसकी वजह से किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई। तो ये मेजर इंपैक्ट था महलवाड़ी प्रणाली का। तो हमने देखा कि महलवाड़ी प्रणाली क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, और इस प्रणाली का जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो कैसा रहा भारतीय किसानों पर ब्रिटिश काल के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 में पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, तो डिस्कस करना है हमें क्या, कि भक्ति आंदोलन का भारत की 3 चीजों के बारे में पूछा है, समाज, संस्कृति और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन का भारत की समाज, संस्कृति और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज, भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल में शुरू हुआ एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। मध्यकाल में शुरू हुआ एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। तो जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती मतलब प्रणेता थे, ठीक है, या भक्ति आंदोलन को फॉलो करने वाले थे,
वो एक तो समाज सुधार वाला फैक्टर, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन समानता में विश्वास करता था, जातिवाद भेदभाव इन सब में विश्वास नहीं करता था। तो बेसिकली आध्यात्मिक सुधार आंदोलन था। हिंदू वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में जो मतलब कर्मकांड आ गए थे, जो कर्मकांड थे, आडंबर थे, उनके खिलाफ आप इसे मान सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्मकांडों को फॉलो ना करके, आडंबरों को, पाखंड को फॉलो ना करके, ठीक है, आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मीडिएटर या किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, आसान भाषा में कहे तो सिंपली भक्ति करके, भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक प्रमुख चीज थी संगीत, ठीक है, काव्य, ये भक्ति आंदोलन के मुख्य फैक्टर थे। तो भक्ति आंदोलन बेसिकली एक आध्यात्मिक आंदोलन था। इसने आडंबरों को छोड़कर सरल मार्ग के माध्यम से ईश्वर की पहुंच की बात की, ईश्वर तक पहुंच की बात की, और एक समाज सुधार आंदोलन था क्योंकि इसने समानता में विश्वास किया, जातिवाद का विरोध किया, ठीक है, समरसता की बात की, ठीक है। तो ये तो भक्ति आंदोलन हो गया। अब भक्ति आंदोलन, अगर कुछ प्रमुख नेताओं की, नेतृत्वकर्ताओं की बात करें कि भक्ति आंदोलन से किन किन को जोड़ते हैं हम, तो आपने कबीर का नाम सुना होगा, गुरु नानक, मीरा, नामदेव, ठीक है, और भी कई सारे, ये सब भक्ति कवि थे, ये सब भक्ति कवि थे। ये भक्ति मार्ग को फॉलो करते थे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए काव्य रचना करते थे, ठीक है, संगीत का सहारा लेते थे ईश्वर तक सरल मार्ग स्थापित करने के लिए। तो जो भी हिंदू धर्म के जो कर्मकांड थे उन सब में इनका कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन ने धर्म को, संस्कृति को, समाज को, राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इन सबको कैसे प्रभावित किया? तो पहली चीज तो यही कि अगर धर्म की बात करें तो कर्मकांड और आडंबर का विरोध, ठीक है, समानता की बात की, कर्मकांड, आडंबर का विरोध किया, समानता की बात की, ठीक है। तो इस वे में धर्म को प्रभावित किया। दूसरा, काव्य, जो सारे भक्ति कवि थे, कबीर, गुरु नानक, मीरा, इन्होंने बड़े स्तर पर जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें काव्य रचना की, स्थानीय भाषा में काव्य रचना की, ठीक है, जिससे स्थानीय भाषाओं का भी विकास हुआ। इसके अलावा बहुत सारे जो भक्ति कवि है उनको संरक्षण भी मिला शासकों का। या फिर अगर बात करें, जैसे अगर सिख कम्युनिटी की बात करें या मराठा कम्युनिटी की बात करें तो उनको एकजुट करने में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण, भक्ति विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे कि इसमें बेसिकली भक्ति आंदोलन है क्या और उसका समाज पे, धर्म पे, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगला क्वेश्चन है 3.3, क्वेश्चन नंबर 3.3 का ही अथवा और में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो यहां में क्या करना है, सिंपल भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने हैं, डिस्क्राइब करना है बस उनको, ठीक है, उनका वर्णन करना है कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में या भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसकी दिशा में ही 1942 में एक व्यापक जन आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कड़ी में या फिर भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में 1942 में एक व्यापक जन आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन।
कारणों की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें सिंपली कारण डिस्कस करने हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में कि कुछ बताना है, कुछ एग्जामिन करना है। सीधा पूछा है कि कारण बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहली चीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, एक मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अपना अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, सोवियत संघ, ये शामिल थे। धुरी राष्ट्र में अपना जर्मनी, इटली, जापान, ये शामिल थे। ठीक है, तो मेजरली ये दो पक्ष थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारत में अंग्रेजी सत्ता थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना भारतीय नेताओं से डिस्कस किए, बिना भारतीय नेताओं से जाने, उनका मत जाने, या बिना भारतीयों को शामिल किए, ब्रिटेन की साइड से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ठीक है, और भारतीय सेना का उपयोग किया द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। इस वजह से लोगों में, जनता में, नेतृत्व में बहुत बड़ी मात्रा में आक्रोश हुआ कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको हमसे पूछना चाहिए कि हम भारत का अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है तो उसमें भारत का ऐसा सच कोई लाभ नहीं है। अगर ब्रिटेन ने भारत को शामिल किया तो उसने अपने लाभ के लिए, अपनी क्षमता के को बढ़ाने के लिए भारत को बिना भारतीयों की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो ये एक मुख्य कारण बना भारतीयों में आक्रोश का। ठीक है, दूसरा, जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद ने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया जाए कि भारतीय शांत रहे, उनको थोड़ा स्वशासन के कुछ अधिकार भी दे दिया जाए, उनको शासन अपना खुद का दे दिया जाए। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन आया था, तो भारतीयों की उम्मीदें थी कि भारतीयों को स्वशासन मिलेगा। भारतीयों को क्रिप्स मिशन से उम्मीद थी कि स्वशासन मिलेगा भारतीय नेताओं को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो क्रिप्स मिशन की जो भी सारे प्रोविजन थे, या जो भी उनकी पास थी नियम, वो फुलफिल नहीं कर पाए भारतीयों की आकांक्षाओं को। तो इस वजह से ये भी एक कारण बना कि अब भारतीयों को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स भारतीयों को अपनी सत्ता सौंपना नहीं चाहते हैं, उनकी भारतीयों को स्वशासन नहीं देना चाहते हैं, और किसी भी तरीके के ऐसे कोई मिशन, ऐसी कोई वार्ता सफल नहीं होने वाली है। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन से जो नाउम्मीदी भारतीयों को हाथ लगी, वो भी एक बड़ा कारण बना भारत छोड़ो आंदोलन को, कि जनता को भी और नेतृत्व को भी महसूस हो गया कि जब तक बड़े स्तर पर जनता इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगी, तब तक अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तीसरा, एक और चीज थी जिससे आक्रोश की उत्पत्ति हुई कि एक तो देखिए, भारतीयों की स्थिति वैसे ही खराब थी, भारतीयों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। ठीक है, तो भारतीयों की स्थिति पहले से ही खराब थी। उसी के साथ जैसे ही भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो जो भारत के सारे रिसोर्सेस थे वो सारे युद्ध के लिए निकल गए, युद्ध के लिए चले गए। तो पहले से ही भारतीय लोग सफर कर रहे थे, और युद्ध में शामिल होने के बाद अब भारत के लोग जो थे, जनता थी, और भी ज्यादा सफर करने लगी, राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो इस वजह से भी, जो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से महंगाई, मंदी, करों में वृद्धि, इससे लोगों का जीवन खराब हो गया, बहुत ज्यादा दुभर हो गया। और ये भी एक कारण बना कि जनता को महसूस हुआ कि जीने तो अंग्रेज वैसे भी नहीं देंगे, तो क्यों ना इसके मतलब जन आंदोलन में शामिल होकर एक बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जनता मोटिवेट हुई इस चीज के लिए, तो उसने भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और थी, एक खतरा और था। भारतीय नेताओं को पता था
कि अब अगर ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो रहा है, युद्ध में शामिल था, और भारत को भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल कर लिया था, तो दूसरी तरफ जापान के आक्रमण का खतरा भारत पर बढ़ गया था। अब देखो, जापान वैसे तो भारत पे क्यों ही आक्रमण करेगा, लेकिन अगर ब्रिटेन के साइड से भारत शामिल है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टीज बनी हुई है, जिसमें से एक पार्टी में ब्रिटेन है, दूसरे में जापान है, और ब्रिटेन के साइड से भारत लड़ रहा है, तो भारत पर जो जापान का जो आक्रमण का खतरा है वो बढ़ गया। तो अब भारतीय नेताओं को ये लगा कि जल्दी से जल्दी अगर हम ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पा लेते हैं अपना, तो हम युद्ध से अलग हो जाएंगे और हम इस सारी चीजों से अलग हो जाएंगे, तो जापान का जो आक्रमण का खतरा है वो भारत के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि भारतीय नेताओं ने जनता को लामबंद किया, जनता को मोटिवेट किया जन आंदोलन के लिए, कि ताकि जल्दी से जल्दी ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति प्राप्त की जा सके, और जो भी ऐसा अनवांटेड वॉर है जिसमें भारत का कोई लाभ नहीं है, उससे मुक्ति पा सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ कारण थे, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में हमारा सीधा पूछा गया है कि हमें सिर्फ कारण बताने हैं कि द्वितीय विश्व भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करना, क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीयों की आर्थिक स्थिति की खराबी, महंगाई, करों में अत्यधिक वृद्धि, और जापान का भारत पर आक्रमण की संभावना। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे जो हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.4। गांधार और मथुरा मूर्तिकला शैलियों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें और उनकी विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालें। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द गांधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट, हाईलाइटिंग देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, तो यहां में क्या करना है, गांधार और मथुरा मूर्ति कला की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, क्या करना है, गांधार और मथुरा मूर्ति कला की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, गांधार और मथुरा कला, गांधार और मथुरा मूर्ति कला क्या है, प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण के पैटर्न्स, मूर्ति निर्माण की कला। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण के मुख्य रूप से तीन कलाएं हमें देखने को, तीन पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। ठीक है, तीन पैटर्न पर हमें मूर्ति निर्माण देखने को जो फेमस मिलता है, गांधार, मथुरा और अमरावती। तो यहां हमें डिस्कस करना है मेनली गांधार और मथुरा के बारे में। तो गांधार और मथुरा मूर्ति कला की अगर हम बात करें, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो दोनों ही तकरीबन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में फली फूली शुरू हुई, विकसित हुई। ठीक है, दोनों ही पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई, दोनों ही कलाएं। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्र में, जो गांधार मूर्ति कला थी वो मुख्यतः जो गांधार क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो गांधार क्षेत्र है, मतलब अगर हम ऐसे भारत की मैप की बात करें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, तो जो यहाँ पे पड़ता है गांधार क्षेत्र, इसका विकास हुआ, गांधार शैली का विकास यहाँ पे हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ मथुरा शैली पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली थी, जो ये उत्तर प्रदेश और ये मथुरा, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वाला इलाका है वहां पर विकसित हुई, फली फूली। ठीक है, चूंकि क्या बोलते हैं, जो गांधार शैली है वो गांधार क्षेत्र में फली फूली विकसित हुई। कौन सा क्षेत्र था, जब यूनानी आए तो सबसे मेजरली वो जिस पार्ट में रहे या जिस पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया वो गांधार क्षेत्र था। तो इसीलिए ये जो मूर्तिकला है, इस पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसको इंडो यूनानी शैली भी कहा जाता है।
इंडो यूनानी शैली भी कहा जाता है, और इस पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मथुरा जो शैली है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली थी, पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली थी। ठीक है, अब उसके बाद अगर गांधार शैली की अगर हम बात करें, गांधार शैली की अगर हम बात करें तो इस पे मुख्यतः जो मूर्तियां बनी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन मथुरा शैली में ऐसा नहीं है, हिंदू बौद्ध जैन सभी धर्मों की मूर्तियां इसमें देखने को मिलती है। तो जो यूनानी शैली है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं जो मथुरा शैली है उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी धर्मों की मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो मथुरा शैली में मुख्य रूप से जिस पत्थर का उपयोग हुआ वो लाल बलुआ पत्थर था। मथुरा शैली के मूर्तियों के निर्माण में जो मुख्य रूप से पत्थर का उपयोग हुआ वो लाल बलुआ पत्थर था, और गांधार शैली में नीले और भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। ठीक है, और इसके अलावा और बात कर ले, अगर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की बात करें तो वही सेम चीज, क्योंकि इस पर यूनानी प्रभाव था, तो महात्मा बुद्ध की भी आप जो मूर्तियां देखेंगे वो दिखने में कुछ ऐसी लगेगी जैसे ये जो यूनानी देवता होते हैं, जो यूनानी देवता होते हैं वैसा प्रभाव जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई उन पर देखने को मिलता है, जैसे उनके घुंघराले बाल बनाए गए हैं। ठीक है, माथा चौड़ा बनाया गया है। तो जो यूनानी देवताओं की जैसी मूर्तियां देखने को मिलती है, कुछ उस पैटर्न पे गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी है। क्यों? क्योंकि उस पर यूनानी प्रभाव है। वहीं मथुरा की जो शैली है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें महात्मा बुद्ध की नॉर्मल मूर्तियां बनी है। एक डिफरेंस ये है कि जो प्रभामंडल होता है, प्रभामंडल मूर्ति के ऐसे पीछे स्तर की तरफ पीछे जो बनाया जाता है वो मथुरा शैली में देखने को हमें मिलता है। गांधार शैली में वैसा प्रभामंडल बुद्ध के पीछे बनाया नहीं जाता था, मथुरा शैली में बनाया जाता था। तो ये काइंड ऑफ कंपैरिजन भी हो गया, साथ में हमने दोनों ही जो शैलियां हैं उनकी प्रमुख प्रमुख विशेषताओं को भी चर्चा कर ली कि दोनों ही शैलियां पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। ठीक है, विकसित होना शुरू हुई थी, उसका क्षेत्र गांधार था, तो मथुरा शैली का क्षेत्र मुख्य रूप से मथुरा था। गांधार शैली पे यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मथुरा शैली पूर्ण रूप से स्वदेशी थी। गांधार शैली में मुख्य रूप से जो मूर्ति है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन मथुरा शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू सभी धर्मों की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। गांधार में नीले भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, वहीं मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है, और जो मूर्ति बनाने का तरीका है उसमें भी अंतर है। गांधार शैली की जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां है वो यूनानी पैटर्न पर आधारित है, यूनानी देवताओं से प्रभावित है। यूनानी देवताओं को जिस तरह से स्वरूप दर्शाया जाता है वैसे ही बुद्ध का स्वरूप बनाया गया है। लेकिन मथुरा शैली में ऐसा नहीं है। मथुरा शैली में हमें बुद्ध के सर के पीछे प्रभामंडल देखने को मिलता है। प्रभामंडल जो बनाया जाता है सर के पीछे की तरफ वो मथुरा शैली में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो हमने गांधार और मथुरा शैली के बारे में डिस्कस की। साथ में हमने इसे कंपैरिजन के तौर पे भी डिस्कस कर लिया। तो दोनों ही चीजें हमारी हो गई है, हमने विशेषता सारी बता दी। और जस्ट इन केस अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करना है हमें विशेषताओं को, तो भी हम इस जिस अर्थ में मैंने आपको समझाया है दोनों को पैरेलली रखते हुए हम ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन सी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.4 का सेकंड ऑप्शन है ये प्रश्न। मध्य प्रदेश के पारंपरिक शिल्प का विस्तृत विवरण प्रदान करें। प्रोवाइड ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इस प्रश्न में हमें मध्य प्रदेश के जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, पारंपरिक शिल्प हैं, उनका डिटेल यहां पर
बतानी है। ठीक है, यहाँ पर उनकी डिटेल बतानी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक विस्तृत विवरण प्रदान करे। ठीक है, डिटेल में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पारंपरिक शिल्प प्रचलन में है। ठीक है, पारंपरिक शिल्प क्या होते हैं? देखिए, पारंपरिक शिल्प का मतलब है कि ऐसे शिल्प जो कि हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, पहले के जो प्रारंभिक हमारे लोग होते थे, उनको कुछ भी चीज अगर कोई वस्तु बनानी होती थी, सब फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई मूर्ति बनानी है, कोई खिलौना बनाना है, या कोई सुंदर सजावट का सामान बनाना है, कोई टोकरी बनानी है, तो वो क्या करते थे, वो हाथों का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों से उसको बनाते थे। आधुनिक समय की बात करें तो हमारे पास बड़े बड़े उद्योग है जिनमें मशीनरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर चीजें बन जाती है। आप एक साथ बड़े बड़े स्तर पे बहुत सारी चीजों को उद्योगों में मशीनरी से, किसी भी मशीन से बना सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम के लोगों को अगर कोई चीज बनाती थी तो वो अपना हाथों का उपयोग करके उसको, उस चीज का निर्माण करते थे। तो वो ही सारी चीज आती है हमारी पारंपरिक शिल्प में। ठीक है, जो हमारी रूट से जुड़ी हुई है। ठीक है, आज भी ऐसा नहीं है कि पारंपरिक शिल्प समाप्त हो गया है, कि अब अगर मशीनरी चल रही है और मशीनरी से सामान बन रहा है तो पारंपरिक स्तर पर लोग सामान नहीं बनाते। आज भी कुछ जगहों पर जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो काफी प्रचलन में है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमें अब यहां ये डिस्कस करना है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी, पहली चीज की कौन सी जगह है जहां पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रचलन में है, और कौन कौन सा ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रचलन में है, कौन कौन सी जो शिल्प है, किस तरह की चीजें हैं जो अभी बनाई जा रही है। ठीक है, इसका हमें डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्या, कौन कौन से, अगर हम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की बात करें, उसकी लिस्टिंग करें, तो क्या क्या चीजें आ सकती है उसके अंदर। जैसे काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प आ सकता है, धातु शिल्प। ठीक है, धातु शिल्प आ सकता है, बांस, बांस से कोई चीज बनी हुई है वो आ सकता है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से अगर कोई चीज बना रहे हैं वो आ सकता है हमारा हस्तशिल्प में। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या बनता है, कंघी शिल्प। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। छीपा शिल्प प्रचलन में है। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। छीपा शिल्प प्रचलन में है। फिर आ गया प्रस्तर शिल्प, पत्थर से कोई चीज बन रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो, अगर पारंपरिक शिल्प की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर ये सारे पारंपरिक शिल्प प्रचलन में है। अब काष्ठ शिल्प क्या होता है, देखिए लकड़ी से कुछ भी बन रहा है, लकड़ी से कुछ भी बन रहा है। मान लो लकड़ी से कोई खिलौना बना दिया, कोई मूर्ति बना दी, या कोई भी ऐसे सजावट का, डेकोरेशन का कोई सामान बना दिया, तो वो किस में आ जाएगा, अपना काष्ठ शिल्प में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, काष्ठ शिल्प में आ जाएगा। उसी के अंतर्गत आ जाएगा बांस शिल्प, कि अगर बांस की लकड़ी से कुछ बना दिया है, कोई भी डेकोरेटिव सामान बना दिया, कोई भी मूर्ति बना दी है, कोई भी खिलौना बना दिया, तो वो हमारा बांस जो शिल्प है उसके अंदर आ जाएगा। लकड़ी का जो शिल्प है मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति है, वो आज भी लकड़ी के शिल्प का जो काम है वो कर रही है। ठीक है, और अगर बांस की बात करें तो हम तो बालाघाट, झाबुआ और मंडला जो जिले हैं, मंडला जो जगह है, ठीक है, यहां पे आज भी बांस से वस्तुओं के निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धातु शिल्प की। तो धातु से कोई भी वस्तु बनाने, कोई भी मेटल हो गया, उसका उपयोग करके जब कोई वस्तु बनाई जा रही है तो उसे धातु शिल्प के अंतर्गत रखते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़
बैतूल और नरसिंहपुर जो स्थान है वहां पर आज भी धातु शिल्प का काम किया जाता है। ठीक है, फिर एक शिल्प आ जाती है अपनी छीपा। छीपा क्या होती है? तो छीपा बेसिकली एक प्रिंटिंग क्राफ्ट है। ठीक है, क्या? छपाई। और कहां पे प्रचलन में है? एमपी के धार में प्रचलन में है छीपा, जिसके अंतर्गत जो कपड़ा होता है उस पर प्रिंटिंग की जाती है, छपाई की जाती है। और मुख्य रूप से जो नेचुरल कलर्स होते हैं, नेचुरल जो कलर्स होते हैं उनका उपयोग इस छपाई में किया जाता है। ठीक है, अगला आता है कंघी। कंघी शिल्प, कंघी बनाना। कंघी क्या होता है? कोम, जिससे हम अपने बाल बनाते हैं। तो कंघी भी एक तरह का शिल्प है जिसके अंतर्गत सुंदर कंघियां बनाई जाती है, जिनको कांगसी भी कहा जाता है, जिनको कांगसी भी कहा जाता है। और ये कौन से? मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हमें मध्य प्रदेश के जो ट्रेडिशनल लोकल शिल्प है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में? रतलाम में, नीमच में, उज्जैन में आदि क्षेत्रों में आज भी सुंदर कंघियां बनाने का शिल्प प्रचलन में है। वहां के लोगों के द्वारा सुंदर कंघियां हाथों से बनाई जाती है। ठीक है, एक और आ गया अपना गुड़िया। गुड़िया बनाने का जो क्राफ्ट है झाबुआ जिले में प्रचलन में है। गुड़िया बनाने का जो क्राफ्ट है वो झाबुआ जिले में प्रचलन में है। यहां पर एक गुड़िया का प्रकार बनता है भीली गुड़िया, जो झाबुआ के जिले के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी एक शिल्प के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शिल्प हैं जो हमने देखे कि मध्य प्रदेश के संबंध में जो कुछ पारंपरिक शिल्प है यहाँ पे हमने उनको डिस्कस किया। और भी बहुत सारे हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, जैसे कोई खिलौना बनाने का शिल्प, साड़ियां बनाने का, ठीक है, या कोई दूसरे डेकोरेटिव जो आइटम्स है वो बनाने का शिल्प। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये प्रमुख जो पारंपरिक शिल्प है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, और क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में इनका एक वर्णन देना था, डिटेल्ड विवरण देना था, तो हमने यहाँ पे अपने विवरण में एक एक करके बता दिया कि काष्ठ शिल्प है, धातु शिल्प है, बांस, मिट्टी, कंघी। ठीक है, तो ये जो सारे शिल्प हैं इनको हमारे आंसर में हमने लिख दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? प्रश्न के उत्तर में हमें क्या करना है कि जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है कि अपने शासन काल के दौरान उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे और कौन कौन से कार्य किए जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, उनका सिंपली वर्णन करना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यह बात हो रही है उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की। ठीक है, शकारी, सहसांक, मालव महेंद्र, ये कुछ उपाधियां थी, ये कुछ उपाधियां थी जिनसे भी उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य उनको जाना जाता था। लेकिन हमें यह बात करनी है सीधा इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की। तो राजनीतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें, 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों को हराया। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों को हराया और उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज की, विक्रम संवत की शुरुआत, जिसका आज भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों को हराया और विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, इसके बाद इनके विजय अभियान की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इनके राजनीतिक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं,
ठीक है। सौराष्ट्र, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सिंगल आदि क्षेत्रों तक इन्होंने अपने विजय अभियान चलाए, आदि तक अपने विजय अभियान चलाए। और बहुत सारे जो मलेच्छ थे, जो विदेशी वो थे, शासक थे, जैसे शक, हुण, पल्लव आदि को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, आदि को इन्होंने पराजित किया। और शकों का जो पराजय का हमने बताया कि 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय के अवसर पर इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी कुछ राजनीतिक उपलब्धियां। अब सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो संस्कृति के बड़े संरक्षणकर्ता थे ये, संस्कृति के बड़े संरक्षणकर्ता थे। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, और इन्हीं के दरबार में नौरत्न भी थे। 9 जो प्रमुख विद्वान थे जिन्हें नौरत्न बोला कहा जाता था, वो इनके दरबार में विद्यमान थे। जैसे कुछ प्रमुख विद्वान हमने नाम भी सुना है, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ठीक है, आदि इसमें शामिल थे। तो ये जो कुछ प्रमुख विद्वान थे वो भी जो राजा विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद ये खुद भी संगीत प्रेमी थे और दीपक राग के महारथी थे। इनको दीपक राग में, संगीत के दीपक राग में इनकी उत्कृष्टता थी। खुद ये शैव धर्म को फॉलो करते थे, खुद ये शैव धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन इनके दरबार में और इनके राज्य में जो दूसरे धर्म थे, जैन या बौद्ध या अन्य धर्म थे, उनको भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो मतलब सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी। खुद शैव धर्म को फॉलो करते थे। शैव धर्म मतलब जो भगवान शिव को मानते हैं, शिव को पूजते हैं, खुद शैव धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन बाकी सभी धर्मों को भी इनके दरबार में, इनके राज्य में संरक्षण प्राप्त था, जिससे पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संस्कृति के विकास के मामले में भी विक्रमादित्य ने काफी जो है पॉजिटिव काम किए, और उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां थी वो भी काफी सही थी। तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो काल था उज्जैन के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक तरीके का स्वर्ण काल था, विकास का काल था, उत्कृष्टता का काल था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि हमारे आंसर में हमें क्या करना था, हमें बताना था कि जो विक्रमादित्य है उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। राजनीतिक उपलब्धियां हमने कुछ देख ली, शकों को हराया, पल्लवों को हराया, हुणों को हराया। ठीक है, शक संवत की शुरुआत के शकों को हराने के उपलक्ष्य में मध्य भारत, उज्जैन में इनका राज्य था, लेकिन आसपास के भी क्षेत्रों में इन्होंने अपने विजय जो अभियान है वो चलाए। सांस्कृतिक अगर विकास की बात करें तो इनके दरबार में 9 रत्न थे। बहुत बड़े बड़े जो विद्वान जिनका नाम हम सुनते हैं, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, वो इनके दरबार में विद्यमान थे। खुद भी ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है, भले ही खुद ये शैव धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन दूसरे धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करते थे। ठीक है, तो इनका काल उत्कृष्टता का, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उत्कृष्टता का काल था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5 का जो सेकंड ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक देखा गया? इन विच रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड? ठीक है, तो यहां इस प्रश्न में हमें क्या बात करनी है, क्या बताना है? तो पहला कीवर्ड है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं हम, और असहयोग आंदोलन की भी बात किस कंटेक्स्ट में करनी है? मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र थे जहां पर असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव है सबसे अधिक देखा गया। ठीक है,
तो पहले देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है। 1920 के असहयोग आंदोलन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ये जन आंदोलन था। ब्रिटिशर्स की या जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी जो भारतीयों पर जो नीतियां थी वो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक थी, जिससे धीरे धीरे भारतीयों की जो दशा थी वो खराब होती गई, दयनीय होती गई। और भारतीय नेतृत्व को कुछ लग नहीं रहा था कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो भारत में किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक सुधार करना चाहती है। ठीक है, और उसी दौरान हुई 1919 में घटना जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे भारतीयों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। ठीक है, तो इस स्पेसिफिकली इस घटना, मतलब अगर तात्कालिक रूप से बात करें तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो भी ब्रिटिश नीतियां थी भारतीयों के लिए जिनकी वजह से उनका लगातार शोषण हो रहा था, उसके विरोध में एक जन आंदोलन शुरू किया गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में। वो था असहयोग आंदोलन। और उस आंदोलन के तहत करना क्या था, जैसा कि नाम से हमें प्रतीत हो रहा है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, असहयोग। सहयोग नहीं करना है, कोऑपरेट नहीं करना है। किसके साथ नहीं करना है? ब्रिटिश सत्ता के साथ। ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो भी चीजें ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी हुई है, कि जैसे मान लो सरकारी स्कूल है, स्टूडेंट को कहा गया कि सरकारी स्कूल छोड़ दो, कॉलेजेस छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति वकालत कर रहा है, तो कोई एडवोकेट है, तो सरकारी कोर्ट छोड़ दो, हम अपनी खुद की पंचायतें बनाएंगे, वहां पे अपने सारे मुद्दे सुलझाएंगे। सरकारी कोर्ट को छोड़ देना। सरकारी जो अगर कोई वस्तु है जो ब्रिटिश माल है, जो ब्रिटेन में मशीनरी में बना, भारत में डंप हुआ है, भारत में आया है, और अगर हम वो यूज करें, उसे यूज करना बंद कर दो। विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उस पर उसकी होली जलाई गई। ठीक है, तो जो भी चीजें ब्रिटिश सत्ता से संबंधित है किसी भी अर्थ में, उनका बहिष्कार करना, उनको त्याग करना और स्वदेशी अपनाना। कि ब्रिटिश कपड़े जो ब्रिटेन की मशीनरी से बने, ब्रिटेन के उद्योगों में बने, भारत में डंप हुए, उन कपड़ों को यूज मत करो, स्वदेशी खादी यूज करो उसके बदले में। तो जिस भी पॉसिबल मैनर में आप असहयोग कर सकते हो ब्रिटिश सत्ता के साथ, ब्रिटिश सत्ता का बहिष्कार कर सकते हो, वो किया जाना चाहिए। ये था हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने समझ लिया असहयोग आंदोलन क्या था। लेकिन अब यहां बात करनी है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, और पूछा क्या गया है कि असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जन आंदोलन था, उसका मध्य प्रदेश में कहां कहां इंपैक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, पूछा गया है कहां कहां पर कैसा इंपैक्ट था, कैसा नहीं था, वो चीज ठीक है, लेकिन यहां पे मेनली मेंशन किया गया किन क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्र प्रमुख थे। तो कुछ प्रमुख क्षेत्रों को अगर हम लिस्ट करें मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिनको हम केंद्र मान सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर असहयोग आंदोलन का। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के संबंध में जनता ने बड़े स्तर पर एक्टिविटीज की, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, छिंदवाड़ा की बात करें तो 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी खुद आए यहाँ पर, और यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को प्रेरित किया कि महिलाओं ने उनसे प्रेरणा पाकर अपने आभूषण दान में दे दिए, ताकि असहयोग आंदोलन में साथ दिया जा सके, सहयोग दिया जा सके। ठीक है, वकीलों को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जो सरकारी जो अदालत है उनको छोड़ दो, उनका बहिष्कार कर दो। बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट में जो प्रमुख नेता थे वो थे जमनालाल बजाज और माखनलाल चतुर्वेदी। जमनालाल बजाज और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने लोगों को प्रमोट किया, लोगों को बताया असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, जबलपुर में क्या हुआ था? जबलपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह।
झंडा सत्याग्रह, वहां के लोगों ने क्या किया था, जो टाउन हॉल था वहां का, टाउन हॉल पर झंडा फहराया था, टाउन हॉल पर झंडा फहराया था। ठीक है। नरसिंहपुर में कांग्रेस की एक ब्रांच स्थापित की गई, कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की गई। और होशंगाबाद और हरदा, हरदा भी मेंशन करते, यहां पे भी स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस त्याग दिए थे, कॉलेजेस छोड़ दिए थे। ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटीज हो रही थी, आम जनता जो है असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रही थी, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, सब असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। उसी टाइम पे मध्य प्रदेश में भी जो कई मुख्य केंद्र थे, जिनमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ये सब शामिल है। यहां पर भी पैरेलली असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हो रही थी। और यहाँ के लोकल जो नेता थे वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, असहयोग आंदोलन में उत्साहित कर रहे थे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ, और इन सारी गतिविधियों ने असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान की। ठीक है। तो ये हमारा पूरा था क्वेश्चन का आंसर। क्या असहयोग आंदोलन का प्रभाव मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में, सिंपल पूछा गया है। तो पहले हमने यहाँ पे अपना इंट्रो में देख लिया कि असहयोग आंदोलन था क्या बेसिकली, और उसके बाद देख लिया कि कौन से क्षेत्र थे मध्य प्रदेश के जहां पर असहयोग आंदोलन अपने टाइम में प्रभावी था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन पूरा होता है। हमने क्या डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए। तो एक जो मॉक टेस्ट पेपर है उसका डिस्कशन हमारा पूरा हो चुका है। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूं। हमने शुरू किया एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन, जिसमें जो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर है हम उनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और उस कंटेक्स्ट में हमने जो पहला मॉक टेस्ट पेपर था, जो कि किससे प्रेरित था, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जिसमें 2 सेक्शन हमारे आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसका जो सेक्शन ए वाला पोर्शन था, जिसमें हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास, उसका जो मॉक टेस्ट है, मॉडल टेस्ट पेपर है, वो हमने पूरा डिस्कस किया, जिनमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे हमने डील की है। पहले टाइप के जो क्वेश्चन थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.15 तक डिस्कस किया, जिनका उत्तर 20 वर्ड्स में दिया जाना होता है। ठीक है। 2 अंक की उसकी मार्किंग होती है। ठीक है। उसके बाद जो छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 20 शब्दों में उनको बताना होता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन डिस्कस किए 2.1 से लेकर 2.10 तक, जिनका उत्तर 60 शब्दों में दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अपने लेक्चर्स में। और अभी हमने जो डिस्कशन करके खत्म किया है वो तीसरा टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3.1 से 3.5 तक, जिनका उत्तर 200 शब्दों में दिया जाना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तीसरे वाले क्वेश्चन में एक अलग चीज ये है कि हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है 3.1 से 3.5 तक, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से हमें एक आंसर लिखना है। 3.1 में हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 3.2 में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से चूज करके जिस भी क्वेश्चन को लेके हमारी अप्रोच, जिस भी आंसर को लेके हमारी अप्रोच बेटर है, उसको चूज करके हमें अपना आंसर लिखना है। तो ये हमारा एमपीपीएससी का जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है, उसका सेक्शन 1, सेक्शन ए जो है वो पूरा होता है, जिसमें हमारे इतिहास के, भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।